गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग भारतवर्ष। You are most welcome in my 5th class, the aristocracy and the new middle classes. This is very important topic of history for class 10 for CBSE Board. My all video lectures are very important for CBSE Board examination class 10. So today's topic is the aristocracy and the new middle class. Now let's discuss and know the story about this. Socially and politically, सोशली का मतलब सामाजिक रूप से और पॉलिटिकली का मतलब राजनीतिक रूप से। सो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बोले तो यूरोप। सो द सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो डोमिनेंट क्लास था, संभ्रांत वर्ग था, वह था एरिस्टोक्रेसी, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था। मतलब एक ऐसा नौकरशाही तंत्र जहां पे पावर भी है और जमीन भी है, जमीन भी इनके पास काफी था। सो इन्हें लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। So socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Is that clear? Okay. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. The member of this class, the member of aristocrat, the member of landed aristocracy were united by a common way of life that cut across regional divisions. यूरोप में ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स हैं, इनका जीने का तरीका एक ही तरह का था। ये यूनाइटेड थे। इनका जीने का जो लाइफ स्टाइल था वो एक ही तरीका था, वो एक ही तरह का जीवन जीते थे और इनके लिए पूरे यूरोप में किसी प्रकार का कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं है, कहीं कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं है। ये पूरा यूरोप में डोमिनेंट क्लास है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। दे ओन्ड स्टेट्स, ESTATS, स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड हाउसेस इन टाउन्स। ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, इनका देहात में, गांव में बहुत जमीन होता था, वहां पे इनका घर होता था, तो उसे स्टेट कहा जाता। और शहर में भी ये होते थे, शहर में इनके पास अपना महलनुमा मकान होता था। ये काफी संभ्रांत लोग थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। This powerful aristocracy was, however, numerically in a small group. Aristocrat people were tied by marriage. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एरिस्टोक्रेट्स फैमिली के बच्चे हैं, उनका शादी विवाह एरिस्टोक्रेट्स फैमिली में ही होगी। तो ये जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे पूरे यूरोप में, वो सब रिलेटिव्स थे, सारे एक दूसरे से शादी के बंधन से बंधे हुए थे। इनका बच्चों का शादी विवाह दूसरे समाज के लोगों के साथ नहीं हो सकता था। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, दे स्पोक फ्रेंच, और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। दे स्पोक फ्रेंच, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी। इज दैट क्लियर? सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू
अबाउट द एरिस्टोक्रेसी। मैं फिर से एक बार आपको एरिस्टोक्रेसी की बात करता हूं। आइए, सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. Is that clear? अब आइए हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग एरिस्टोक्रेट्स की बात किया अभी हमने। अब हम लोग बात करेंगे अदर पीपल की बात करेंगे, कॉमन पीपल की बात करेंगे। The majority of the population was made up of peasantry. The majority of the population was made up of peasantry. Peasant का मतलब किसान, छोटे छोटे किसान। यूरोप की अधिकांश जनसंख्या छोटे छोटे किसानों से मिलकर बनी थी। To the west, the bulk of land was farmed by tenants and small owners. To the west मतलब वेस्टर्न यूरोप में the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. पश्चिमी यूरोप के अधिकांश जमीन पर छोटे छोटे किसान खेती करते थे, टेनेंट्स करते थे। टेनेंट्स का मतलब हुआ भाड़े पर जमीन को लेकर खेती करना। जैसे आप कोई भी चीज भाड़े पर लेकर के आप काम करते हो ना, तो उसी तरह से भाड़े पर जमीन को लेकर खेती करना। और जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे वे करते थे वेस्टर्न यूरोप में। याद रखिए, टू द वेस्ट the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, वहीं पे ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में the pattern of land holding was characterized by vast estates while were cultivated by serf. सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में खेती बाड़ी का जो काम होता था वह सर्फ के द्वारा होता था। SERF, सर्फ के द्वारा होता था। और यहाँ पे बड़े बड़े जमीन थे, जमींदार, बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनका स्टेट कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? पश्चिमी यूरोप में छोटे छोटे किसान, टेनेंट्स और स्मॉल लैंड ओनर्स ये खेती बाड़ी करते थे। दूसरी ओर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा था, स्टेट्स था, और वहां पे जो खेती बाड़ी का काम होता था वह सर्फ के द्वारा होता था। बात समझ में आ रही है? सर्फ के द्वारा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में होता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब आप बात करते हैं, यहाँ पे देखिए चेंजेस हो रहा है। अभी हमने बात किया कि वेस्टर्न यूरोप में, जो कि अभी यूरोप का अधिकांश भाग क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चर यहाँ पे। वेस्टर्न यूरोप में अभी खेती बाड़ी चल रहा है टेनेंट के द्वारा और स्मॉल लैंड ओनर्स के द्वारा। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं, स्टेट्स हैं, जहां पे सर्फ खेतीबाड़ी का काम करते हैं। अभी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे। सो इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप the growth of industrial production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial classes. In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade, यहाँ पे दो चीज का ग्रोथ हो रहा है। पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो ऑब्वियसली ट्रेड होगा। तो जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा,
जहां पर व्यापार होगा वहां पर व्यापारिक केंद्र भी बनेंगे, और जहां व्यापारिक केंद्र होंगे मतलब शहर का निर्माण होगा। इज दैट क्लियर? सो इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्केट के लिए ही होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century। 1750 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। 1750 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। But in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century। जर्मनी में और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है यहाँ पे? फिर से इस पैराग्राफ को एक बार समझिए। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, नए नए शहर बने और कमर्शियल क्लास का इमरजेंस हुआ। व्यापारी वर्ग आए जो उत्पादन सिर्फ बाजार के लिए करते थे। सबसे पहले औद्योगिकीकरण मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुई। कब हुई? मिड 18th सेंचुरी, आफ्टर मिड 18th सेंचुरी, 1750 के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट टू प्लेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टू प्लेस इन इंग्लैंड आफ्टर 1750। 1750 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। इज दैट क्लियर? लेकिन फ्रांस में और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में हुआ, आफ्टर 50 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? बाद में in this way new social group came into being। तो चूंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो एक नए वर्ग का जन्म होगा, नए सामाजिक वर्ग का जन्म होगा, और यह जो सामाजिक वर्ग का जन्म हुआ, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। एक नया, पहले या तो किसान थे या तो जमींदार थे या राजा थे, मिडिल मैन तो थे नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, कॉमर्शियलाइजेशन के बाद, ट्रेड के डेवलपमेंट के बाद पूरे यूरोप में एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ जो वर्किंग क्लास था, मिडिल क्लास वर्किंग पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। और ये मिडिल क्लास के लोग क्या क्या बने? ये मिडिल क्लास के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बिजनेसमैन बने और प्रोफेशनल बने। चूंकि ये मिडिल क्लास के लोग एजुकेटेड थे, इनको ट्रेड का ज्ञान था, टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, तो इन इट्स वे अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन came into existence in European society, and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals। In Central and Eastern Europe, Central और Eastern Europe में these groups were smaller in number till late 19th century। Till late 19th century तक इनकी संख्या कम थी मिडिल क्लास लोगों की। It was among the educated, liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। ये वही मिडिल क्लास के लोग हैं, ये वही मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने, ये वही मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की बात किया, जिन्होंने एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को समाप्त करने की बात किया। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो मिला हुआ था एरिस्टोक्रेट्स को, उसको समाप्त करने का बात किसने किया? ये मिडिल क्लास के लोगों ने किया। याद रखिए, इस पूरे दुनिया में
पूरे इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्रांति जहां कहीं भी आया है वह मिडिल क्लास के लोगों ने ही लाया। अपर क्लास को कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना पावर एंजॉय कर रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है। लोअर क्लास उसको कुछ पता नहीं। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, यही क्रांति लाते हैं। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास which was emerged in Europe after industrialization or industrial revolution played very important role to bring the nationalism in Europe. So now we will discuss in my next lectures in details. So you are listening my lecture very carefully. So I would like to give you my heartiest blessings to you and congratulations to you. I would like to congratulate you because you are continue with me. Your presence in my class is very important, and your presence give me the energy to explain the next class, next topic. So this was the 5th class. Now we will discuss in 6th class. So you are most welcome in my 6th class, and I would like to tell you that the topic of 6th class will be what did liberal nationalism stand for. Liberal nationalism stand for. What did liberal nationalism stand for? So you must welcome. You are most welcome in my 6th class. This 6th class we will discuss about what did liberal nationalism stand for. Liberal nationalism क्या था, हम लोग इसकी बात करेंगे. Thank you, thank you, thank you.